हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टडी करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का पार्ट 3 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम यानी पास्कल्स लॉ। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, चाहे वे गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज से कर रहे हो या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं बिजनौर में रह करके, तो आप सबके लिए जीटेक पॉली की अब ऑफलाइन क्लासेस भी लॉन्च की जा रही हैं। 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी हमारी बिजनौर में। मार्केट में कोचिंग लॉन्च हो रही है और ये जो हमारी क्लासेस चलेंगी ये चलेंगी दोस्तों कैड स्टूडियो में। कैड स्टूडियो ये बिजनौर का काफ़ी पुराना सेंटर है। यहाँ पर सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए ऑटोकैड और रेविट सिखाया जाता है। तो यहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी पॉलीटेक्निक के सेमेस्टर सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन 3 ब्रांचेज का अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की ऑफलाइन क्लासेस कराई जाएंगी, जिसमें कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को मैं कवर कराऊंगा। बाकी कंप्यूटर साइंस के और मैकेनिकल के कुछ और सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको अदर फैकल्टीज प्रोवाइड करेंगी। सिविल के सभी सब्जेक्ट्स को मैं ही पढ़ाऊंगा और मैकेनिकल के भी जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है एंड अप्लाइड मैकेनिक्स है, मैथ सेकंड है, थर्ड सेमेस्टर में आपका मॉस है, मैथ थर्ड है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स है। ये मेन सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के ऑफलाइन बैच में मैं कवर कराऊंगा। सिविल इंजीनियर के किसी भी सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको मैं ही कवर कराऊंगा। वहाँ भी कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल की और भी फैकल्टीज है, मतलब पूरा टीम वर्क होगा। यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम फीस में काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड साथ ही आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स की, वो कोचिंग की फीस में ही इंक्लूड होगा सब कुछ। बहुत कम फीस में, बहुत मिनिमम फीस में आपको बैचेज यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं। 9720648863 इस नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोचिंग से रिलेटिव किसी भी इंक्वायरी के बारे में। उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे। तो और 3 दिन के स्टार्टिंग के 3 दिन की जो क्लासेस हैं डेमो क्लास बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच को एंजॉय करना चाहते हैं और अगर नहीं भी करना चाहते तो 3 दिन की जो फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें ज़रूर आएँ आप लोग। मोस्ट वेलकम है आप सबका। मुझसे पर्सनली आकर के मिलें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और भी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। जब आप यूट्यूब पर यहाँ पढ़ते हैं तो आप सामने से पढ़ करके एक बार एंजॉय करें। एटलीस्ट 3 दिन तो आप फ्री पढ़ ही लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा बाद में आपको क्या करना है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब समझ पाए होंगे। इसकी जो लोकेशन है कैड स्टूडियो की, बिजनौर में शक्ति चौक के पास में एक आकाश प्लाजा है, उसमें चलता है ये सेंटर। तो वहाँ पर आप सब आएँ, मोस्ट वेलकम है आप सबका। तो चलिए अब आप क्लास को एंजॉय कीजिए। स्टार्ट करते हैं, आगे हम पास्कल का नियम समझते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग ऑफलाइन बैच के बारे में। आप पढ़ना चाहें, आपके जो भी साथी हों, अगर कोई भी क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर आएँ। एंड जिस तरह आपने ऑनलाइन में इतना प्यार दिया है, ऑफलाइन में भी आप प्यार बनाए रखें अपना। और मैं आप सबके लिए कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर करें इस न्यूज़ को, आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैं आपको भेज दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ठीक है। तो बाकी तो हमारा ऑनलाइन चल ही रहा है यहाँ पर। तो देखिए पास्कल का नियम क्या कहता है। जो कुछ भी पास्कल साहब ने बताया है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एकदम से आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके पास कोई भी फ्लूइड है और वो किसी बर्तन में भरा हुआ है, लाइक दैट। जैसे ये कोई गिलास है, ठीक है, ये कोई भी गिलास है और इस गिलास के अंदर आपने पानी भर दिया। लाइक दैट क्या भरा हुआ है इसके अंदर? पानी। ठीक है, यहाँ पर अब गिलास हो या कोई भी बर्तन हो, कैसा भी, ठीक है, कोई भी बर्तन है कैसा भी, और आपने क्या किया, आपने उसके अंदर कोई भी फ्लूइड भर दिया। ठीक है, ऊपर तक भर देते हैं पूरा ऐसे, मान लीजिए ये भर दिया।
ठीक, सुनिएगा ध्यान से। अब ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, ये फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड इज इन रेस्ट, यानी कि ये जो तरल इसके अंदर भरा है ये विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, ठीक है, बिल्कुल रुका हुआ, शांत है एकदम। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर, लाइक डेट मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूं सपोज, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, इस पर देख लीजिए आप, या फिर यहाँ किसी पॉइंट पे ऑब्जर्व कीजिए, तो ये जो गिलास होगा ना आपका, गिलास की जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं, उन चारों तरफ की दीवारों पर बिल्कुल एक समान रूप से प्रेशर लगाएगा। अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट की पोजीशन में किसी भी बर्तन के अंदर रखा हुआ है तो वह उस बर्तन की दीवारों पर सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगाता है, ये पास्कल ने बताया था, ठीक है। जैसे इधर लगाएगा, इधर प्रेशर लगा रहा है, इधर प्रेशर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, हर तरफ बिल्कुल इक्वल प्रेशर लगाएगा सभी डायरेक्शन में, ठीक है। जितनी भी डायरेक्शन ले लो आप, सभी डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल ये प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो और इजी तरीके से समझिए, ठीक है, और आसान तरीके से समझिए इसको। जैसे हमने कोई भी एक सर्कुलर वेसल ले लिया, कोई भी गोलाकार बर्तन ले रखा है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर आपने फ्लूइड भरा हुआ था, क्या भरा था इसके अंदर, कोई भी फ्लूइड भरा है, और ये फ्लूइड रेस्ट में है, मतलब विराम अवस्था में है। ये कंडीशन है पास्कल के नियम की, फ्लूइड हमेशा रेस्ट की पोजीशन में होना चाहिए, मतलब स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड मोशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट में है फ्लूइड, इस तरह से रुका हुआ है। अब जब रुका हुआ है तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में ये इक्वल प्रेशर लगाएगा। कैसा प्रेशर लगाएगा, इक्वल प्रेशर, ठीक है, इधर भी सभी तरफ इक्वल, लाइक दैट पी प्रेशर लगा रहा है, पी, तो सभी तरफ पी प्रेशर लगाएगा इस तरह से, पी प्रेशर। समझ पा रहे हैं, तो यही पास्कल साहब ने बताया था, पढ़ सकते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है इसमें, पास्कल के नियमानुसार कोई भी तरल विराम अवस्था में, कैसी अवस्था में, विराम अवस्था में, मतलब रेस्ट की पोजीशन में, रुका हुआ है, रेस्ट में है, स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ये बताया था पास्कल ने, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, या तो दाब कह दीजिए या फिर दाब की तीव्रता, एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड, कैसे फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, यानी सभी डायरेक्शंस में इक्वल होता है। बोलिए क्लियर है सभी को ये चीज, ठीक है। ये तो इसका थ्योरी पार्ट हो गया। अब इसको हम प्रूव करके और देख लेते हैं, इसकी प्रूविंग और देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है। तो आप इसकी जो प्रूविंग है इस डायग्राम की हेल्प से आप समझेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में एक प्रिज्म बना हुआ है पी क्यू आर, एक्चुअल में ये पी और यहाँ पर पी डैश दिखा दीजिए, जो आर है यहाँ पर आर डैश, और ये जो क्यू है यहाँ पर क्यू डैश दिखा दीजिए, ठीक है। ये कोई भी क्या है, एक प्रिज्म दिखाया गया है जिसकी मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक थिकनेस वो कितनी है, टी है, इसकी मोटाई टी है, यहाँ भी सब जगह टी मोटाई है इसकी, ठीक है, इक्वल थिकनेस, टी थिकनेस का है ये। अब इस प्रिज्म की जो ये फेस है, जैसे हो गया पी क्यू फेस, इधर क्यू आर, इधर क्या हो गया पी आर, इन फेसेस के परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहे हैं। यहाँ पर P1 प्रेशर लग रहा है, यहाँ P2 प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर P3 प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और ये जो इसका इंक्लाइंड वाला फेस है, यहाँ पर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर है, इधर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर है। इस डायग्राम का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको स्लाइड में शो कर दे रहा हूँ, आप इसमें देख देख के इस डायग्राम के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लेंगे सिंपली, आपको स्लाइड में शो हो रहा है, इसके डायग्राम के बारे में आप लिख लीजिए कि चित्र के अनुसार द्रव के अंदर किसी बिंदु पर एक बहुत छोटा प्रिज्म का नाम दे दिया पी क्यू आर, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश लिया, जिसकी मोटाई टी है, तथा इसके फेसेस दे रखे हैं, फेसेस के नाम आपको दिख भी रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे हो गया आपका पी क्यू, पी डैश, क्यू डैश, ऐसे इधर देख लीजिए क्यू क्यू डैश और आर आर डैश, है ना, ये सब इसके फेस हैं, ठीक। आगे बोला है फिर फेसेस पर दाब तीव्रता क्रम से P1, P2, P3 है, देख लीजिए ये क्या P1, P2, P3 है, एंड ये दाब तीव्रताएं जो है फेसेस के लंब रूप कार्य करेंगी, मतलब परपेंडिकुलर लगी हुई है ये वाली, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम में देखना है, इन इक्विलिब्रियम, चूंकि फ्लूइड आपका रेस्ट में है तो संतुलन की अवस्था में होगा, इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था में।
इक्विलिब्रियम जानते हैं आप सभी, संतुलन की अवस्था क्या होती है, एक तो होती है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, दूसरी होती है सिग्मा एफ वाई बराबर 0। तो पहले सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 को देखते हैं, मतलब एक्स अक्ष पर जो फोर्स लग रहे हैं उन सबको जोड़ के और 0 के बराबर रखना है, या दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर लगने वाले फोर्स को बराबर कर देना है राइट हैंड वाले फोर्स के साथ। तो लेफ्ट हैंड की साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये P2 लग रहा है इस साइड को, और इधर कौन सा लग रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं P3, ये तो पहले से वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आप इसको पीछे ले जाइए इस तरह से, और यहाँ पर आप इसके कंपोनेंट करके दिखा सकते हैं ऐसे। आप खुद बताइए, जब वर्टिकल के साथ ये इंक्लाइंड सरफेस थीटा एंगल बना रहा है और इंक्लाइंड पे ये P3 परपेंडिकुलर है, तो ये भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना सभी? सॉरी। अब देखिए आगे इसको, यहाँ से आगे देखिए, अगर हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो किस तरह से लग रहा है, ऐसे करके लग रहा है। ये जो प्रेशर P है, यहाँ पर प्रेशर P ऐसे लग रहा है, ये P प्रेशर, ये P3 प्रेशर इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस P3 को थोड़ा आगे बढ़ा लिया ऐसे, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो आप खुद बताइए, ये जो लाइन आ रही है P3 की, ये वाली लाइन, ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, मतलब यहाँ वर्टिकल से ये थीटा होगा, और ये आपका क्या है, P3 है, यही तो है P3, इसको आगे ले आए हम इस तरह से, ठीक है। ये थीटा था, मतलब ये वाला थीटा है। अब आपका एक तो इधर जाएगा कंपोनेंट, एक इधर जाएगा, तो जिसके साथ एंगल बनता है उस पर कॉस लेते हैं, इस पर तो कॉस आएगा और इस पर क्या आएगा, साइन आएगा। इस पर नीचे की ओर, मतलब यहाँ पर नीचे की ओर कंपोनेंट आ रहा है, एक तो इसका ये वाला, इसका नाम हो जाएगा P3, जिसके साथ एंगल है उस पर कॉस, तो कॉस थीटा, ठीक। दूसरा कंपोनेंट इधर को आएगा, इधर को साइड में, इस साइड में ये वाला, ये क्या हो जाएगा, P3 साइन थीटा। ये इसके दो कंपोनेंट हो गए P3 के। अब ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज कर लिया। बोलो क्लियर है इतना सभी को समझ आ रहा है? अब यहाँ से आगे देखिए, इस साइड को लग रहा है P2, ये लग रहा है इधर को P2, ये तो P2 प्रेशर है। अगर हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप सबने पढ़ा है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इस एरिया को इस साइड ले जाइए तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो ये P2 लग रहा है, ये किस एरिया पर लग रहा है, ये इस वाले फेस पर लग रहा है, QR वाले पर। तो लंबाई तो QR है, मोटाई इसकी हमने T मान रखी है, तो QR इंटू T हो जाएगा एरिया, QR इंटू T। तो प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब बराबर, अब इस साइड राइट हैंड साइड की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरफ लग रहा है P3 साइन थीटा, इस साइड को ये लग गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये लग गया राइट हैंड साइड में, दोनों को बराबर कर देंगे तो P2 बराबर किसके हो जाएगा, P3 साइन थीटा के, P3 साइन थीटा। अब P3 साइन थीटा किस एरिया पर लग रहा है, तो P3 वाले को देखिए, अब P3 इस पे लग रहा है PR वाले पर, PR वाले फेस पर क्या हो जाएगा, ये PR हो जाएगा, मोटाई T है इंटू T। बोलिए यहाँ तक समझ आया? तो हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष वाले केवल दो ही इसमें प्रेशर थे, एक ये वाला था और एक ये वाला था, सिर्फ दो थे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए T से T कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ था। इस PR को इस साइड ले जाओ तो P2 इनटू में क्या हो जाएगा, इधर QR है अपॉन में PR। ये R से R काट मत देना, ये टोटल लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला और ये वाला, ये क्या लेंथ है, इसको R से R नहीं काटेंगे आप। इतना बोलिए, समझ पा रहे इतना, QR अपॉन PR। आगे इधर क्या बचा, इधर बचा आपका P3 साइन थीटा, P3 साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर लिख लीजिएगा साइड में कहीं भी, त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR में आप साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा आपका लंब बट्टे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर का ये वाला है QR, परपेंडिकुलर है QR अपॉन ये हाइपोटेनस क्या PR, यानी लंब बट्टे कर्ण ये वाला। तो QR अपॉन PR बराबर साइन थीटा आ रहा है। ऐसे आप कॉस थीटा लगा लीजिए, कॉस थीटा क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है PQ अपॉन कर्ण कितना है PQ अपॉन PR, ठीक है। ये PQ इसका आधार है, ये कर्ण है। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई इससे। तो QR अपॉन PR की जगह क्या हम साइन थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हो गया P2 इंटू में यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर P3 इंटू इधर भी साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया,
क्या बच गया, P2 बराबर P3, P2 बराबर P3, P2 बराबर P3, एक इक्वेशन आ गई है। ये बोलिए समझ आ रहा है, P2 बराबर P3 एक इक्वेशन निकल के आ गई यहाँ से। अब आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए इसको। अब लिखते हैं सिग्मा Fy बराबर 0 से, सिग्मा Fy बराबर 0 से वर्टिकल वाले फोर्स को 0 करना है। इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, P1 लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है P1। अब P1 किस एरिया पर लग रहा है, ये लग रहा है PQ वाले पर। तो PQ इंटू T हो जाएगा, PQ इंटू में T बराबर, देखिए नीचे की ओर कौन सा, नीचे की ओर ये वाला है, ये वाला P3 cos थीटा, नीचे की ओर P3 cos थीटा, P3 cos थीटा, ठीक है। अब ये P3 cos थीटा, P3 बताइए किस पे लग रहा था, P3 आपका ये वाला इस फेस पर लग रहा है, किस पर, PR वाले पर, मतलब इसका एरिया ठीक है PR इंटू T। इधर भी T से T कट गया। अब इस PR को इधर ले जाओ, इधर क्या था, PQ था, PQ ये वाला PQ है, इसको इधर ले आए PR को। अब PQ अपॉन PR क्या है डियर, PQ अपॉन PR आप बता दीजिए खुद ही, इधर cos थीटा, ठीक है। इक्वेशन 1 आई थी आपकी P2 बराबर P3, कहीं भी लिख लीजिएगा, P2 बराबर P3, ये तो आपकी इक्वेशन 1 आई थी, ठीक है। यहाँ देखिए, अब PQ अपॉन PR cos थीटा, इसकी जगह cos थीटा लिख दीजिए, P2 इंटू में cos थीटा बराबर P3 इंटू में cos थीटा। तो यहाँ भी cos थीटा कैंसिल आउट होगा, क्या बच गया, P2 बराबर, सॉरी P1 था ना ये, तो यहाँ P1 है, ये भी P1 है, तो क्या आ गया यहाँ से, P1 बराबर P3। यहाँ P1 बराबर P3 है और यहाँ पर P2 बराबर P3 है, इक्वेशन 2 है, तो ये तीनों बराबर हो गए आपस में। आप कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिल रहा है आपको तीनों बराबर मिल रहे हैं, P1 बराबर P2 बराबर P3, डेट मीन्स तीनों प्रेशर इक्वल आ गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, प्रूव्ड हो गया आपका पास्कल का नियम, सभी दिशाओं में प्रेशर कैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम प्रेशर आ रहा है। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना सभी, उम्मीद है आप सबको पास्कल का नियम समझ में आ गया होगा। अब इस पास्कल के नियम पर आधारित 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, जिससे कि ये पास्कल का नियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए समझ लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये पास्कल के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हम 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं, 8वां क्वेश्चन है ये। पढ़िए क्या लिखा है, ए हाइड्रोलिक प्रेस, मतलब कोई भी एक हाइड्रोलिक प्रेस है, हैज़ ए रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डाया, और इसका जो रैम है वो 30 सेंटीमीटर डाया का है, एंड ए प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डाया, और इसका जो प्लंजर है वो 4.5 सेंटीमीटर व्यास का है। फाइंड द वेट लिफ्टेड, यानी कि आपको वेट जितना लिफ्ट किया जाएगा उसको फाइंड आउट करना है, टू द हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा। व्हेन, यानी कि जब द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन, जो प्लंजर है इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है 500 न्यूटन का। हिंदी वाले बच्चे सभी समझ पा रहे हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखा रखा है, जो किसका डायग्राम है, हाइड्रोलिक प्रेस का डायग्राम है, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस के 2 मेन कंपोनेंट, एक प्लंजर है, दूसरा रैम है, ठीक। इस प्लंजर पर, ये जो प्लंजर है इसका व्यास दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। इस प्लंजर पर ऐसे करके नीचे को क्या लगाया है, फोर्स लगाया गया है, जिसका मान दे रखा है 500 न्यूटन। इसके नीचे यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। जब आप इस पर ऐसे करके फोर्स लगाएंगे, ये प्रेशर फोर्स है, नीचे को दबाया जा रहा है इसको, जब इसको दबाएंगे तो ये फ्लूइड इधर को फ्लो करके ऊपर उठाएगा, इस लोड को क्या करेगा, इस लोड को ऊपर लिफ्ट कराएगा। तो इधर से हमने जितना यहाँ पर प्रेशर लगाया है, इधर यानी प्लंजर पर जितना प्रेशर लगाया गया है, वो प्रेशर इस रैम के द्वारा जो वेट लिफ्ट होगा, जो वेट ऊपर को लिफ्ट होगा, या कह दीजिए ऊपर को प्रेशर लगेगा इधर रैम की तरफ, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यही हमें पास्कल का नियम कहता है। पास्कल का नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे ना, पास्कल के नियम के अनुसार। पास्कल का नियम क्या कहेगा, प्रेशर लगेगा किस पर, प्रेशर रैम पर जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा प्रेशर किस पर, प्लंजर पर, प्रेशर एट प्लंजर। बोलिए इतना सभी समझ पा रहे हैं, क्योंकि यही पास्कल के नियम में बताया गया है।
ठीक है। जो फ्लूइड होता है वो दोनों तरफ क्या करेगा, इक्वल प्रेशर लगाता है, ठीक। इधर जो इतना प्रेशर लग रहा है इस फ्लूइड के ऊपर उतना ही प्रेशर आपका इधर को होगा। तो पी रैम बराबर पी प्लंजर हो गया। प्रेशर हम सभी जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ कर दीजिए फोर्स अपॉन एरिया। ये कौन सा वाला लेंगे आप, रैम वाला इक्वल टू इधर कर दीजिए फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा वाला, प्लंजर वाला। अगर आप रैम पर देखेंगे, रैम पर फोर्स की जगह क्या है, वेट दे रखा है W, इसको W लिख दीजिए, हो गया वेट जो हमें उठाना है, अपॉन एरिया। इस रैम का एरिया कितना होगा, व्यास दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना हम सभी जानते हैं π/4 और 30 का स्क्वायर। यहाँ आप सेंटीमीटर ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, और दोनों तरफ का एरिया आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट कन्वर्जन की आवश्यकता आपको नहीं है। इधर फोर्स कितना है, 500 न्यूटन, ये 500 न्यूटन है ना, अपॉन में न्यूटन हटा सकते हैं अभी के लिए, अपॉन में एरिया देखिए प्लंजर का 4.5 सेंटीमीटर है, मतलब π/4 और इधर 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है π/4 व्यास का स्क्वायर, इधर भी सेम लगा दिया। यहाँ सेंटीमीटर को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इधर भी कट जाएगा, आपका वेट न्यूटन में ही आ जाएगा। तो ये π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप W निकाल लीजिए, W बराबर कितना आएगा, 500 इंटू में ये ऊपर चला जाएगा इधर 30 का स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे कितना है 4.5 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितना है 500 इंटू 30 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4.5 का स्क्वायर, ओवरऑल आ रहा है ये आपका 2222। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आ रहा है 22.22 इंटू 10 की पावर 3, इतना न्यूटन में आया। अगर आप इसको किलो न्यूटन में लिखना चाहें तो 22.22 मतलब 2 इतना किलो न्यूटन आ गया, इतना वेट लिफ्ट हो जाएगा इसके द्वारा। बोलिए क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है भाई। यानी कि अगर आप 500 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 4.5 सेंटीमीटर के प्लंजर पर, तो कितना लोड उड़ जाएगा इस रैम के द्वारा, जिसका डाया 30 सेंटीमीटर था, 22.22 किलो न्यूटन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उड़ जाएगा, 500 न्यूटन लगाने से बहुत ज़्यादा उठ रहा है। इसको किलो न्यूटन की बात करें आप तो 0.5 किलो न्यूटन है, और 0.5 किलो न्यूटन लगाने से कितना 22.22 किलो न्यूटन लिफ्ट हो रहा है, जो वेट है काफ़ी उठ जा रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया, उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लिख रहा हूँ, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये हाइड्रोलिक प्रेस है, जो रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डाया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप 30 की जगह 20 लिख लीजिए, 20 सेंटीमीटर डाया एंड ए प्लंजर ऑफ 3 सेंटीमीटर डाया, प्लंजर का डाया इस बार 3 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है फाइंड द वेट लिफ्टेड, नहीं आगे लिखा है इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ए वेट, मतलब इसका यूज किया गया है वेट लिफ्ट करने के लिए ऑफ 30 किलो न्यूटन। यहाँ पर आपको वेट लिफ्टेड की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ऊपर की लाइन तो सेम है, यहाँ से चेंज है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन को चेंज करके लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में आगे बोला है डाया हो गया, इतना हो गया, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ए वेट ऑफ a weight of 30 किलो न्यूटन, मतलब 30 किलो न्यूटन का वेट लिफ्ट करने के लिए इसका यूज किया गया है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड एट प्लंजर, एट प्लंजर, प्लंजर पर कितना फोर्स लगाया जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आप सबको होमवर्क में करके दिखाना है, होमवर्क, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस बार आपको ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ना, एफ फोर्स, ये बताना है, और ये डब्ल्यू आपको दे रखा है 30 किलो न्यूटन। समझ पा रहे हैं?
क्लियर है सभी को ये चीज़ भाई? ये होमवर्क में कीजिएगा आप। इस बार आपको एफ की वैल्यू यहाँ पर, ये जो डब्लू है ना, ये वाला डब्लू, इधर वाला डब्लू, आप इसको सीधे लिख दीजिएगा। मतलब ये जो एफ फोर्स था, या रैम पर एफ है, ये प्लंजर पर, तो ये वाला जो एफ है डब्लू, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको 30 किलो न्यूटन दे रखा है ये वाला, और आपको ये वाला एफ यहाँ निकालना है। बस कुछ नहीं, आपको ये चेंज करना है। रैम का डाया कितना दिया था इसमें? रैम का डाया 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका डाया 3 था, ये 3 हो जाएगा। जस्ट कैलकुलेशन बची है, इसको इस साइड ले जाइएगा आप, और यहाँ से एफ की वैल्यू किलो न्यूटन में फाइंड आउट करके आंसर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बोलिए, लिख लेंगे ना? बिल्कुल हिंट दे दी मैंने आपको, जस्ट कैलकुलेशन करनी है और आंसर आप सबको बताना है एफ की वैल्यू क्या आएगी। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड मैंने आप सबको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 दिया था। एक बार आपको उसका आंसर और लिख देते हैं। जिन बच्चों ने किया होगा उन सब का आंसर आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर का था, उसका आंसर आ रहा है इसमें 548 इतना आ रहा है आपका आंसर इसमें। आपने यहाँ पर निकाला था क्या? हाइट निकाली थी ऑयल की, है ना? ऑयल की हाइट कितनी आई थी वो निकाली होगी आप सबने, तो इतने मीटर में आई थी ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट लेक्चर का होमवर्क का आंसर है। आप लोग चेक कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था। अगर आपका 2.5 आ गया, समझिए सही आंसर है। क्लियर ना? आपको पीछे की डिजिट ना भी चेक करके 2.5 तक चेक कर लीजिएगा, राइट आंसर था आपका। आज के क्वेश्चन जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर भी आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ, सिर्फ पास्कल का नियम मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है समझ आया होगा, और आपको कोचिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी। तो जो भी बच्चे आपके साथ के हों जो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, उन्हें बता दीजिएगा आप लोग। इसके अलावा थोड़ा सा क्लासेस अभी डिले हो रही हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया है। जब नए कोचिंग की ओपनिंग करते हैं तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, बिकॉज टोटल मैनेजमेंट मैं ही संभाल रहा हूँ। इधर फैकल्टी को भी इकट्ठा करना रहता है, उनके भी इंटरव्यूज़ वगैरह रहते हैं, किसको सेलेक्ट करना है रखने के लिए, बहुत सारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, फर्नीचर वगैरह हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइनली मंडे को कोचिंग ओपन हो जाएगी, तो आप सब लोग भी आ सकते हैं। 3 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, और आप ज़रूर विजिट करें एक बार। कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको दिया गया था, ठीक है? तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। ऑनलाइन भी क्लास चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बाकी ऑफलाइन बैच लॉन्च हुए तो वहाँ पर आपको होता है थोड़ा सा डिफरेंस, ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही देखने को मिलता है। वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट रहता है, बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट रहता है, सामने से आप पूछ सकते हैं किसी भी डाउट को। हालांकि यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ डाउट ना रहे कोई भी आपका, फिर भी रह जाते हैं डाउट्स, तो यहाँ नहीं बता पाते। ऊपर से फिर हमारी क्लास लाइव भी नहीं होती है, तो वहाँ भी आपको छोटे मोटे डाउट्स रह जाते होंगे। तो जो भी बच्चे आसपास से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है, मिनिमम फीस है। यहाँ मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता फीस का भी, तो आप लोग आएँ, विजिट करें, और या फिर कॉन्टैक्ट में मुझसे पूछ सकते हैं फीस के बारे में, जो भी आपको डिस्कशन करना है, इंक्वायरी करनी है, तो विजिट करें एक बार कोचिंग में आकर के। बाकी जो भी बच्चे बाहर के हैं, इन फ्यूचर अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करेंगे ऑफलाइन बैच में, तो आपका भी मोस्ट वेलकम रहेगा, आप लोग भी जरूर आ सकते हैं, ठीक है? बाकी हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। इसी तरह मिलजुल के पढ़ते रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह से चलता रहेगा। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। पढ़िए आप चाहे जैसे पढ़िए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।